2024 का साल जुडिशरी के लिए काफी डायनामिक और रिमार्केबल रहा, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के फैसलों के मामले में। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 12 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस डिसाइड किए, जो 5, 7 और 9 जज बेंचेस के सामने आए थे। यहाँ तक कि 2023 में जब कोर्ट ने 18 ऐसे केसेस डिसाइड किए थे, तब भी 2024 का अपना एक अलग ही सिग्निफिकेंस रहा। कंपेयर करें तो 2022 में सिर्फ 4 और 2021 में 3 ऐसे ही डिसीजंस आए थे। इन सभी 12 जजमेंट्स की लीडरशिप फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने की और इन्हीं केसेस ने काफी डाइवर्स टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि फ्री और फेयर इलेक्शंस, स्टेट्स की लॉ मेकिंग और टैक्स इम्पोजिंग पावर्स, अफर्मेटिव एक्शन और भी कई क्रूशियल इश्यूज। हर एक डिसीजन एक नई कहानी के साथ आया, जो इंडियन लीगल फ्रेमवर्क को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जरूरी था। शुरू करें तो इस साल का सबसे पहला जजमेंट आया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के मामले में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को यूनियन के 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट का मानना था कि वोटर्स का राइट टू इन्फॉर्मेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है डोनर्स की प्रिवेसी के राइट्स के मुकाबले। ये डिसीजन एक तरह से वोटर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने का अधिकार देने के लिए था। एक इम्पैक्टफुल लाइन में कोर्ट ने कहा था, अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग कॉजेज अ क्विड प्रो क्वो अरेंजमेंट्स बिटवीन द डोनर एंड द पॉलिटिकल पार्टी। हालांकि ये लैंडमार्क फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि कैसे इसके आसपास की डिबेट्स अब तक न्यूज में जगह बनाए हुए हैं। जजमेंट आने के बाद भी इलेक्शन और बॉन्ड रिलेटेड कंट्रोवर्सीज चुप होने का नाम नहीं ले रही। जैसे कि आपने देखा होगा कि कैसे हाल ही में सामने आई इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 2023-24 के दौरान बीजेपी को 2604.74 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन मिला, जबकि कांग्रेस को 281.38 करोड़ की फंडिंग हुई। बीजेपी को सबसे ज्यादा डोनेशन प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट दैट इज ₹723 करोड़ और ट्रम्प इलेक्टोरल ट्रस्ट दैट इज ₹127 करोड़ से मिला। कांग्रेस को 150 करोड़ का डोनेशन प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से और छोटी अमाउंट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे लीडर्स से मिली। आम आदमी पार्टी को भी 11.06 करोड़ और CPIM को ₹7.64 करोड़ का डोनेशन मिला। नॉर्थ ईस्ट की नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि NPP को सिर्फ ₹14.85 लाख मिले। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो इन स्टेटमेंट्स में शामिल नहीं है, फंडिंग का बड़ा सोर्सेज रहे। कॉर्पोरेट ग्रुप्स जैसे कि वेदांता, भारती एयरटेल और अदर्स ने बीजेपी को हैवी डोनेशंस दिए। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ED और IT की इन्वेस्टिगेशन में है, उन्होंने बीजेपी को 3 करोड़ और तृणमूल कांग्रेस को ₹542 करोड़, DMK को 503 करोड़ और YSR कांग्रेस पार्टी को 150 करोड़ डोनेट किया। अब इस रिपोर्ट ने फिर से पार्टीज और लीडर्स के बीच में एक गर्मा गर्मी का माहौल बना दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड केस से आगे बढ़े तो फरवरी 29 को एक दूसरे इंटरेस्टिंग केस में कोर्ट ने स्टे ऑर्डर्स के ऑटोमेटिक वेकेशन के इशू पर अपना जजमेंट दिया था। पहले एक एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2018 के जजमेंट के थ्रू डिसाइड किया गया था कि अगर स्टे ऑर्डर को रिन्यू ना किया जाए तो वो 6 मंथ्स के बाद लैप्स हो जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल इनवैलिडेट कर दिया और कहा कि स्टे ऑर्डर्स को ऑटोमेटिकली लैप्स होने के बजाय जुडिशियल डिस्कशन के अंडर रहना चाहिए। इस केस की हियरिंग के दौरान अपीलेंट्स ने आर्ग्यू किया था कि ये डिसीजन जुडिशियल लेजिस्लेशन के बराबर है और लिटिगेंट्स के लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि स्टे ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं करने चाहिए और इन्हें विकेट करना जुडिशियल डिस्क्रिशन का पार्ट होना चाहिए। 4 मार्च को एक और हिस्टोरिकल जजमेंट आई लेजिस्लेटिव इम्यूनिटी के इशू पर। सीता सोरेन केस में कोर्ट ने PV नरसिम्हा राव केस 1998 का डिसीजन ओवररूल किया। पहले MPs और MLAs को ब्राइबरी के लिए इम्यूनिटी दी गई थी अगर वो वोट या स्पीच से जुड़ी हो, लेकिन इस बार कोर्ट ने कहा कि ब्राइबरी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है और इम्यूनिटी का मिसयूज नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने नरसिम्हा राव केस को पैराडॉक्सिकल आउटकम कहा। जुलाई 25 को माइंस और मिनरल्स पर स्टेट्स के टैक्सेशन पावर को लेकर एक 9 जज बेंच का फैसला आया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 की मेजोरिटी के साथ कहा कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है और स्टेट्स माइंस और मिनरल्स पर अपना टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन डिसेंटिंग जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि रॉयल्टी टैक्स जैसा भी है और इस रूलिंग की वजह से मिनरल रिच स्टेट्स को ज्यादा बेनिफिट होगा। ये भी क्लैरिफाई किया गया कि जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव होगा और कंपनीज को अपनी टैक्सेशन सेटल करने के लिए 12 साल का समय दिया गया। 1 अगस्त को अफर्मेटिव एक्शन के एक मेजर इशू पर जजमेंट आई, जिसमें रिजर्व कैटेगरीज के अंदर सब क्लासिफिकेशन को अलाउ किया गया। स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स होमोजीनियस नहीं है और सब क्लासिफिकेशन डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए जरूरी है। लेकिन एक डिसेंट में जस्टिस त्रिवेदी ने इसे आर्टिकल 14 का वायलेशन कहा और कहा कि प्रेसिडेंशियल लिस्ट की कास्ट और ट्राइब्स को अनफेयरली ट्रीट करता है। अक्टूबर 17 को कोर्ट ने एक और कंट्रोवर्शियल इशू डिसाइड किया, सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A की वैलिडिटी।
4:1 की मेजोरिटी में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सेक्शन 6A को अपहोल्ड किया, जो माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप देता है जो मार्च 1971 के पहले असम आए थे। कोर्ट ने कहा कि ये प्रोविजन सिर्फ प्री 1971 माइग्रेंट्स पर लागू होता है, पर जस्टिस परदीवाला ने इस जजमेंट में अपना डिसेंट दिया, स्टेटिंग की प्रोविजन टेम्पोरल अनरीजनेबलनेस के कारण इनवैलिड है, क्योंकि डिलेज ने सस्टेन माइग्रेशंस को इनेबल कर दिया है। अक्टूबर 23 को इंडस्ट्रियल अल्कोहल के रेगुलेशन का मैटर 9 जज बेंच के सामने आया। 8:1 मेजोरिटी में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि स्टेट्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट कर सकते हैं अंडर एंट्री 8 ऑफ द स्टेट लिस्ट। मेजोरिटी ने कहा कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, पोर्टेबल और इंडस्ट्रियल अल्कोहल दोनों इंक्लूड करता है। हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने इसमें डिसेंट किया और कहा कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल को यूनियन जुरिसडिक्शन में रहना चाहिए। आपको बता दूं कि 2024 में नवंबर का महीना जुडिशियल डिसीजंस के लिए और ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा है। पहले प्राइवेट प्रॉपर्टीज के इशू पर कोर्ट ने कहा कि हर प्राइवेट प्रॉपर्टी कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्स के रूप में क्वालिफाई नहीं करती। फिर लाइट मोटर व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की लाइसेंसिंग के मुद्दे पर एक सिग्निफिकेंट डिक्लैरिफिकेशन भी दी गई। प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में 8:1 मेजोरिटी में कोर्ट ने डिसाइड किया कि हर प्राइवेट प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी नहीं है अंडर आर्टिकल 39B। पर यहाँ भी जस्टिस दुलिया ने डिसेंट किया, स्टेटिंग कि हर प्राइवेट प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्स है। वैलिडिटी ऑफ लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल के मुद्दे पर बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस वर्सेस रंभा देवी केस में 5 जज बेंच ने डिसाइड किया कि LMV लाइसेंस होल्डर्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स 750 kg से कम वेट वाले ड्राइव कर सकते हैं विदाउट सेपरेट लाइसेंस। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि हजार्डियस गुड्स और मीडियम हेवी क्लास व्हीकल्स के लिए अलग लाइसेंस चाहिए होगा। इन दो जजमेंट्स के बाद 8 नवंबर को ही एक लैंडमार्क जजमेंट आई, जब कोर्ट ने यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट्स इन आर्बिट्रेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट्स वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि जस्टिस ऋषिकेश रॉय और PS नरसिम्हा ने पार्शियल डिसेंट दिया, कॉशन करते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को प्राइवेट आर्बिट्रेशन मैटर्स में अप्लाई करना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसी दिन एक और केस ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी और वो केस था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस। कोर्ट ने 4:3 मेजोरिटी के साथ कहा कि AMU एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और नए पैरामीटर्स ले डाउन किए जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के माइनॉरिटी स्टेटस को डिफाइन करने के लिए यूज होंगे। तो देखा जाए तो 2024 का साल जुडिशरी के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर रहा है, जो लीगल प्रेसिडेंट के साथ जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को नए स्टैंडर्ड्स पर ले गया। हर एक जजमेंट एक नई मिसाल के साथ आया जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को और मजबूत करता रहा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही 2025 में भी हमें कई लैंडमार्क वर्डिक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।